नमस्कार, मैं माइकल मिश्राम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का एकमेव निष्पक्ष निर्भीक डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ प्रभात। और आज हम लोग हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं आने वाले दिनों में और कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग पत्रकार परिषद लेकर इसकी घोषणा करने की संभावनाएं बनते दिख रही है। वहीं पर सभी पक्ष के लोग, सभी पक्ष के नेता अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। यहीं पे आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के संभावित उम्मीदवार शंकर माडावी ने पत्रकार परिषद लेकर पत्रकारों से हितगुज किया। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव अभी होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना तथा एनसीपी की ओर से महायुति का उम्मीदवार करके मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं। और इसी निमित्त आज आप लोगों के समक्ष मेरी इच्छा हुई कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ बैठ करके मैं एक पत्रकार परिषद का करूं। और पत्रकार परिषद के माध्यम से इस प्रकार से सालेकसा में तो मुझे सभी लोग जानते ही हैं, बहुत ऊपरी विधानसभा में भी नाम है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से और कहीं डीप में ज़्यादा प्रचार हो और ऊपर तक भी मेरा नाम जाए, जिससे कि मेरी उम्मीदवारी मिले में मुझे और एक सहयोग मिले। इसलिए आज आप लोगों के समक्ष आप लोगों को बुला करके मैं यहाँ पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया हूँ और आप सब लोग यहाँ आए, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। में कांग्रेस नेता सुनील केदार इन्होंने लाडली बहन योजना यह फंसावनुक है, धोखा है, चुनावी स्टंट है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, सुनील केदार बोले तो कद्दावर लीडर है, छोटा मोटा नहीं है, कांग्रेस का जवाबदार नेता है। और उसने इस टाइप का बयान देना, इस टाइप की बयानबाजी करना गलत है। जनहित में है वो योजना और उसको बंद करने की बात करते हैं, ये निरर्थक है। जैसे कि आप आमदार के उम्मीदवार के रूप में इच्छुक है, यदि आपको उम्मीदवारी मिलती है तो आपका आमगांव विधानसभा में आने वाले समय के लिए क्या रोड मैप रहेगा? उम्मीदवारी मिलती है, उम्मीदवारी मिलने के बाद यदि मैं विजयी होता हूँ, यदि का प्रश्न नहीं, उम्मीदवारी यदि मिली मैं जीत कर आऊँगा ही, ये नक्की बताना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। रहा सवाल अपने पास में विकास के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, यहाँ पर योजनाएं शासन की बहुत सारी है, लेकिन इम्प्लीमेंट उसके ऊपर नहीं के बराबर हो रहा है। कहीं ना कहीं अपने लोक प्रतिनिधि उसमें कमज़ोर पड़े या काम करवाने में सक्षम नहीं हुए या असफल हुए, यह बात देखने को मिलती है। तो उनको कामों को करवाने के लिए मैं भरसक प्रयास करके उन कामों को करवाने का काम करूंगा। 2 दिन पहले महायुति के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, इनसे आपकी हाल ही में मुलाकात हुई, तो चुनावी टिकट को लेकर के कुछ चर्चा हुई आपकी उनसे? नहीं, चुनावी चर्चा के लिए नहीं गए थे। प्रफुल्ल भाई आए थे हमारे एक सहकार विभाग के माध्यम से, जो सहकारी संस्थाएं जो धान खरीदी का मामला प्रलंबित है 2-3 साल से, उस निमित्त हम बार बार पाठपुरावा करते आ रहे हैं। कभी बम्बई में मिलते हैं, कभी नागपुर में मिलते हैं, कभी आमगांव में मिलते हैं, कभी गोंदिया में मिलते हैं। तो इस प्रकार से जब जब भी उनसे मुलाकात होती, चाहे प्रफुल्ल भाई हो, देवेंद्र जी हो और अपने लीडर हैं, उनसे इस बात को निपटाने के लिए हम लोग जाया करते हैं। हमें पता लगा कि प्रफुल्ल भाई जी यहाँ आए हुए हैं गोंदिया में, इसलिए हम लोग पूरे संगठन के माध्यम से आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाओं संघ का मैं एक जिले का अध्यक्ष हूँ, उस नाते हम लोग कांग्रेस के भी लोग थे वहाँ, राष्ट्रवादी के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, हम लोग उस कार्य के निमित्त गए थे, ना कि टिकट मांगने के लिए। अच्छा, एक सवाल है कि आपने कहे कि इच्छुक उम्मीदवार में से आज बीजेपी में से काफ़ी उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रयत्नशील है, इच्छुक है। इस समय इलेक्शन में अगर आपको सीट मिलती है तो कभी ऐसा
जो अपने साथीदार हैं बाकी बीजेपी के, वो कुछ फर्क पड़ेगा वोट बैंक पर उसका? आपने कहा काफी उम्मीदवार हैं बीजेपी के। हाँ, अपना नाम- बीजेपी में सिर्फ 6 उम्मीदवार हैं और कांग्रेस में 12 लोगों ने टिकट मांगी है उम्मीदवारी। शायद आप लोगों को जानकारी दे दूं मैं, उसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। जिले में कांग्रेस के 44 लोगों ने उम्मीदवारी मांगी है, उसमें विधानसभा आमगांव से कांग्रेस के 12 लोगों ने उम्मीदवारी मांगी है। लेकिन आपके तरफ से यही बात जाती है कि वर्तमान विधायक के खिलाफ में कोई यहाँ पर दूसरा उम्मीदवार नहीं है, 12 लोगों ने उम्मीदवारी मांगी है। हमारे 6 लोगों ने उम्मीदवारी मांगी है। और आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज एनसीपी और शिवसेना भी जुड़ी हुई है। महायुति की सरकार वहाँ चल रही है, तो चुनाव भी महायुति के माध्यम से लड़ेंगे। यदि मुझे उम्मीदवारी दी गई या किसी को भी उम्मीदवारी दी गई तो हम सब मिलकर के साथ में काम करेंगे। आपल्या सालेकसा तालुक्याच्या बाबतीत नेहमीच आमगाव-देवळी विधानसभा क्षेत्रामध्ये उपेक्षा झालेली आहे. सालेकसा तालुका हा म्हणजे राजाश्रय सालेकसा तालुक्याला नाही आहे. रस्त्यांच्या बाबतीत किंवा इतर सोयीसुविधांच्या बाबतीत सालेकसा तालुका प्रचंड मागासलेला आहे. तर जर तुम्ही आमदार बनले तर तुमच्या तालुक्याच्या बाबतीत काय हे राहील, म्हणजे काय तुमचा विचार राहील, तुम्ही काय विकास करू इच्छाल, तुम्हाला काय वाटेल की आपण या तालुक्यासाठी केलं पाहिजे? आपण चांगला प्रश्न विचारला. इथं सालेकसाला भारतीय जनता पार्टीकडून अजूनपर्यंत प्रतिनिधित्व मिळाला नाही. भारतीय जनता पार्टीकडून 10 वेळा जनरल म्हणजे आमगावमधून उमेदवार होते. मानकरपूरजी 3 वेळा लढले, शिवणकरजी 5 वेळा लढले, भीरसिंग भाऊ 2 वेळा लढले. आता 2009 पासून आरक्षित झाली ही सीट, तर 9 मध्ये देवरीलाच गेली प्रतिनिधित्व करण्याची पाळी, 14लाही तिथंच आणि 19लाही तिथंच. आता इथं जर उमेदवारी दिली तर आपल्याला माहीत आहे, अपन जैसे कहते हैं ना कि घर का काम कोई भी ज़्यादा करता है, सालेकसा की तरफ में दुर्लक्ष हुआ है। ये बात टाल नहीं सकते, ये बात सत्य है। यदि यहाँ से हम चुन के जाएंगे तो आमगांव देवरी का भी काम करेंगे। आमगांव देवरी से कनेक्टेड रोड अपन देखते हैं, सालेकसा और आमगांव के रोड की क्या हालत है। जिस समय में यहाँ पर भरत भाऊ विधायक थे, उस समय में हम लोग उनके पास, उस समय में हम भारतीय कांग्रेस पार्टी में थे और उनके पास में जाकर के हमने बोले थे कि मुख्यमंत्री शरद पवार जी थे तो यहाँ पर कोई विशेष कृषि कार्यक्रम लगाओ। वही बोलते थे कि बम्बई में काम हो रहा है, नागपुर में काम हो रहा है, उधर हो रहा है, लेकिन सालेकसा और देवरी आमगांव विधानसभा में काम क्यों नहीं हो रहा है। गढ़चिरौली में विशेष कृषि लागू थी। तो यदि अपन कार्यकर्ता जब मांग करते हैं तब जाकर के कहीं ना कहीं उसके पीछे बड़ा लीडर जाता है। इस प्रकार से कहावत है कि बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, अन्यथा मेरा बच्चा पेट भरा हुआ है उसके दिमाग में सोच यही रहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के काम करने के लिए यहाँ के लोक प्रतिनिधि असफल हुए। लेकिन यदि मुझे उम्मीदवारी मिलती है और मैं चुनाव जीत कर आऊँगा तो यहाँ का जरूर विकासात्मक काम करूँगा। भाजपा सामाजिक विषय को अभी तक के तालुका में उठाते हुए एक भी ऐसे विषय नहीं दिखी जिन्होंने भाजपा ने सामाजिक स्तर के विषय उठाए। सिर्फ ग्राम पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव, पंचायत समिति चुनाव एवं विधायक एवं लोकसभा के चुनाव में ही भाजपा एक्टिव होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा सामाजिक काम नहीं करते ऐसा नहीं है। सामाजिक काम हम भी भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं ना। हम लोग सवेरे से शाम तक के 80% सामाजिक काम करते हैं। कोई भी कार्यकर्ता आया, मेरी ये समस्या है, तहसील ऑफिस की समस्या है या अपने पंचायत समिति की समस्या है या थाने की समस्या है, कलेक्टर ऑफिस की समस्या है, उसकी समस्या का निराकरण हम लोग करते हैं। यानी समाजकरण तो पहला है, राजकारण बाद में। यानी राजकारण 20+80 समाजकरण करके ही आदमी जिंदा रहता है, अन्यथा समाजकरण नहीं करेगा तो राजकारण खत्म हो जाता है। नहीं, बोलने का मतलब यह है कि देखा यह गया कि सालेकसा तालुका के ज्वलंत विषय है, आज तक के एक भी विषय को भाजपा ने बड़े स्तर पर नहीं उठाई, जबकि नेतृत्व उनका है, सरकार उनकी है। इस पे आप क्या कहेंगे? होता क्या है, कभी कभी
अब जैसे मैं जिस पद पे हूँ, जवाबदार हूँ मैं वहाँ, और उस पद की मेरी काम करने की जवाबदारी बनती है, लेकिन मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, इसके कारण भी कभी कभी पक्ष के ऊपर उसका आरोप प्रत्यारोप होता है। यह बात आपकी सत्य है। आप अभी वर्तमान में आदिवासी सोसाइटी के संचालक है, अध्यक्ष है वहाँ के। तो ऐसे में इस क्षेत्र के लिए आमगांव विधानसभा हो और बात आती है सालेकसा तहसील की, तो इसमें कृषि उत्पन्न बाजार समिति का विषय आता है। तो ऐसे में इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कृषि उत्पन्न बाजार समिति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। और उसके लिए पहल अपन ने करना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने लोग उसके पहल करने में चूके हैं, इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता। पिछले समय में अब क्या कर लिए थे अपने लोगों ने, वो दिवंगत हो गए राकेश भैया, मैं नहीं कहना चाहूँगा उनके बारे में। और अपने यहाँ के जो आदिवासी सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं सालेकसा के, इन लोगों ने मिल करके उसको जो काम होता हुआ था उसको रुकवाए। अभी अपने लोगों ने वहाँ पर शिवसेना के अपने साथी हैं, अभी इन्होंने उस बात को उठाया था, हमने भी उसको समर्थन किया था कि यह काम होना चाहिए। यदि यहाँ पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति बनती है तो किसानों का उसमें फायदा होगा। तो वही देखा गया कि इतना बड़ा ज्वलंत विषय है तहसील के लिए, बाकी देवरी में है, आमगांव में है, तो ऐसे में सालेकसा के लिए कृषि उत्पन्न बाजार समिति के विषय को नेतृत्व करने वाले जो है अभी सत्ता पक्ष, तो ये क्यों नहीं आगे ला रहे? लाना चाहिए, उसको नहीं लाए हैं, ये बात भी सत्य है आपकी। जिस प्रकार से इन्होंने पूछा समाजकरण का, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो ये है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। यानी कहीं ना कहीं दुर्लक्ष्य अपन ने उसके ऊपर पहल करनी चाहिए, और विकास के काम के लिए तो पार्टी को साइड में रख करके अपन ने काम करना चाहिए। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के लिए देखा यह गया है कि आमगांव को सालेकसा कृषि उत्पन्न बाजार समिति अटैच थी और वहाँ पे संचालक बीजेपी के माजी आमदार केशव मानकर, ये होने के वजह से यहाँ के किसी भी भाजपा के नेता ने उस विषय को नहीं उठाया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये निरर्थक है। इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि यदि अपने यहाँ कृषि उत्पन्न बाजार समिति नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं अपने नज़दीक के तालुका के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जोड़ा जाता है, जिससे कि वो कृषि उत्पन्न बाजार समिति यहाँ के संस्थाओं को काटे पाटे ये जो पुरौठा करते हैं, हमारे यहाँ की जो फेडरेशन की संस्थाएं हैं वो आमगांव से जुड़ी है। और जितनी आदिवासी संस्थाएं हमारी यहाँ दो भाग है बड़ा, एक फेडरेशन है, दूसरा आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था। तो आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थाएं देवरी कॉटेज। हाल ही में जिला परिषद चुनाव हुए, पंचायत समिति चुनाव हुए और आपने अपने क्षेत्र से पुरजोर लगाया, परंतु दोनों उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी क्या निर्णय लेगी विधानसभा टिकट को देते हुए आपके लिए? मैं बताना चाहूँगा, चुनाव में हार जीत होता है। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है, संजय गांधी जी चुनाव हारे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त होते देखा है हमने, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मैदान से हट गए क्या? मैदान छोड़ के यदि कोई भाग गया वो हार होती है, लेकिन मैदान में डटे रहना। हार और जीत तो एक भाग है चुनाव का, एक हार होती है, एक जीत होती है। किसी किसी की सिंपैथी, जैसे अभी वो गीता ओम प्रकाश जो लिल्लारे, वो जो चुनाव मैदान में थे और उनकी इतनी सिंपैथी थी लोगों में, मैं देख रहा था दूर से चुनाव को निहार रहा था। 2 बार जिला परिषद हारे, 1 बार ग्राम पंचायत हारे, लोगों की सिंपैथी उनके प्रति थी। उसके साथ में उसके पंचायत समिति के मेंबर भी उनके साथ में खिंचा गए, चुन के आ गए। अपने विधानसभा क्षेत्र में भाजपा में आप उम्मीदवारी तो मांग रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के लेकर बहुत बड़ी गुटबाजी इन दिनों में चल रही है। तो भाजपा की गुटबाजी के बीच आप भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने का दावा किस प्रकार से करेंगे? देखो, ये चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, गुटबाजी के वजह से पराजय होती है, ये भी बात इतनी सत्य है। यदि गुटबाजी हुई तो कोई उम्मीदवार अकेला चुनाव नहीं लड़ता, उम्मीदवार निमित्त होता है। कार्यकर्ता जब तक कि उसका काम नहीं करेगा तब तक के उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं सकता। तो उसके लिए उसकी जवाबदेही बनती है, जो उम्मीदवार होगा, जो वरिष्ठ होंगे, वो आकर के किसके किसके साथ में गुटबाजी है उसको कैसे मिटाई जाए, उस गुटबाजी को खत्म करके ही चुनाव जीता जाएगा, अन्यथा चुनाव जीतना आसान नहीं है।
हमारे भाजप से पूर्व आमदार रहे सम्माननीय संजय जी पुराम इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि मेरी टिकट फाइनल है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी कैसी है? देखे अभी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में देखे, एमपी में देखे, इन लोगों को मालूम था कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ईश्वर साहू को सुने आपने, उसको टिकट मिलेगी करके कोई सोचा था क्या? यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं कहता हूँ कि वो जवाबदार व्यक्ति है। संजय पुराम पूर्व विधायक है। अब वैसा हमारे सामने में तो नहीं कहा, लेकिन लोग इस प्रकार का रोमर करते हैं, इस प्रकार का फैलाते हैं, लेकिन उसने हमारे सामने में तो ऐसा नहीं कहा। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में प्रश्न ये अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार को लगभग 12,000 वोटों की लीड मिली है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको यदि उम्मीदवारी मिलती है तो इस लीड को कम करने के लिए आप कौन सी बातें साधेंगे? उसमें क्या आप किस प्रकार से आप देखते हैं इसको कम करने की दृष्टिकोण से? चुनाव अनेक मुद्दे पर लड़े जाते हैं। इस बार मैंने नहीं कहना चाहिए, हर बार जो हुआ 14 में 19 में कार्यकर्ताओं को ऐसी आशा बन गई थी कि मोदी जी के नाम से हम चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी है तो हम पूरा चुनाव जीत जाएंगे, लोकसभा का भी जीतते हैं, विधानसभा का भी जीतते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम करीब करीब ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2000 के पहले 1995 से इस विधानसभा पे हमारे को अच्छी उसकी जानकारी है। 1995 में शिवनकर जी भरत भाव से जीते हुए थे और कितने वोटों से जीते थे? 2100 वोट से। यहाँ पर काम करने की ज़रूरत होती, कर्म नहीं करेंगे तो अपन चुनाव नहीं जीत सकते। आज जिस प्रकार से लोकसभा में अपने को वोट कम हुए, बिल्कुल सत्य है। आमगांव में पिछले लोकसभा में कितने वोटों की लीड मिली थी? 15,800 के ऊपर की लीड मिली थी। यहाँ पर कितने की लीड मिली थी? 8,700 के ऊपर की लीड मिली थी 19 के लोकसभा में। और वहाँ जाकर के नेता को 6,062 वोट से माइनस हुआ था। कहाँ? देवरी में। और इस प्रकार से दोनों तालुकाओं में 24,000 के ऊपर लीड थी। आमगांव में 6,000, देवरी में 6,000 माइनस होकर के 18,000 की यहाँ लीड थी लोकसभा में। 6 महीने के बाद में विधानसभा चुनाव आए। हर चुनाव अपने अपने अलग होते हैं, जिला परिषद अलग होती है, पंचायत समिति की अलग होती है। पंचायत समिति जिला परिषद तो एक जैसी होती है, लेकिन वो भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रहता है उसमें। लोकसभा अलग होता है, विधानसभा अलग होता है, ग्राम पंचायत के चुनाव अलग होते हैं। तो जिस प्रकार से उस समय भी ऐसा हुआ था, लेकिन 18,000 की उस समय लीड थी। इस बार हुआ क्या? 6 महीने के बाद अपन वही 19 का चुनाव लड़े, आमगांव भी सपाट हो गया, सालेकसा भी सपाट हो गया। सालेकसा निकलते निकलते में करीब करीब 500-700 का माइनस हो गए। और वहाँ जाके जो 6,000 की लीड थी, कितनी की थी नेता को लोकसभा में? 6,062 की लीड कम हुई थी, यानी लीड नहीं थी, कम वोट मिले थे, वो 8,000 में पहुँच गई, जबकि वहाँ का स्थानीय उम्मीदवार रहने के बाद। तो इस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं उम्मीदवार या कार्यकर्ते काम करने में कम गिरे। और रहा सवाल इस बार के चुनाव, इस बार का चुनाव तो उम्मीदवार के ऊपर ही निर्भर करा। पार्टी मोदी चला नहीं, और जिस प्रकार से नए उम्मीदवार दिए थे कांग्रेस ने, और अपने पास 2 बार के चुनाव लड़े हुए उम्मीदवार थे, लोगों में यही रोमर फैल गई थी, कहा काम नहीं करत, याला मतदान कर उनका। वोटर तो वही रहते हैं। पिछले समय जब अपन यहाँ 18,000 की लीड दिए थे, इस बार 10,869 वोट से माइनस हो गए। यानी उसके बावजूद भी आमगांव में बढ़त है, सालेकसा में 1,000 वोट की बढ़त दिया है, वहाँ से फिर 17,154 से माइनस हो गए देवरी में। इस प्रकार से यहाँ के लीड निकाल के 10,869 वोट से अपन पीछे। मेरा एक आखिरी सवाल है। आदिवासी समाज ये रावण की पूजा करता है और नैसर्गिक पूजक है, तो राम मंदिर निर्माण के समय में आपके ऊपर में एक आरोप लगा था कि आपने उनके देवस्थान की मिट्टी राम मंदिर निर्माण को बिना उनकी अनुमति लिए भेज दी गई थी। तो ऐसे में आदिवासी समाज अब आप पे क्यों भरोसा करे और क्यों आपको जिता के दे? देखो, ये राम रावण मंदिर और हमारे दैवत आज के ही नहीं है, बहुत पहले से हैं।
हमारे लोग भी राम राम कहते हैं, आज भी कहते हैं, नहीं कहते क्या? कोई कोई अब अभी रावण निकाल दिए। देखो, निगेटिव और पॉजिटिव दो बात है, अच्छा और बुरा। जिसको कभी कभी क्या होता है, आज इसके पीछे बहुत बड़ा विदेशी हाथ है। और आदिवासी समाज इतना भोला समाज है, आदिवासी समाज को जो जिस तरफ मोड़ दे उसको बताए कि यहाँ ऐसा नहीं है, इस आम में इमली के लगे हुए हैं तो वो इमली देखने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी कारण से कोई यहाँ कचारगढ़ का क्षेत्र कहलाता है, ये सालेकसा, दरेकसा, इवन गोंदिया जिला, और वहाँ की मट्टी ले जाना, तो अपन यहाँ की भी मट्टी ले गए और यहाँ से लिख दिया आप लोगों ने, शंकर महावीर ने यहाँ की मट्टी कचारगढ़ की भेजा अयोध्या जी के लिए। तो अयोध्या जी में बाबा साहब के दीक्षा भूमि की मट्टी गई, रोहिदास जी के वहाँ से मिट्टी गई, 8000 जगह से वहाँ पे मट्टी गई अयोध्या जी में, समझ गए कि नहीं? अच्छी बड़ी बड़ी देश विदेश की जो नदियाँ हैं वहाँ का जल गया वहाँ पर, लेकिन अपने लोगों को थोड़ा सा गुमराह किया गया। और इसलिए कहाँ से हुआ वो? यवतमाल से, नागपुर से, यहाँ के लोगों को नहीं हुआ ना। इन लोग तो बोलते हम राम राम नहीं कहेंगे तो आज तक हमारा आजा राम राम लिया, मेरे बाप ने राम राम लिया, और मैं अगर राम को भूल जाऊँ क्या? नहीं, मिट्टी ले जाने का जो आरोप था ये आप ही के लोगों ने लगाए थे, इसलिए ये सवाल निर्माण हुआ। अपने समाज के लोगों ने लगाया तो क्या बताया ना, भोले लोग हैं और उनको जैसा बता दे उसी प्रकार का। मैं कचारगढ़ में अध्यक्ष पद पे था, एक बार रावण का बहुत बड़ा स्टेचू लाए अमरावती वालों ने, और उसको रावण मड़ा में लिख करके वहाँ ला के रखे थे, शायद मेरे ख्याल से मानकर सर को मालूम होगा, पूछते थे यहाँ पर फोटो रखी हुई है, बोले बहुत बड़ी रावण की मड़ा भी लिखा हुआ, इसको क्यों नहीं लगाने दिए? उसको मैंने ही रोका था। देखो, मैं बोला कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। अब धीरे धीरे देख रहे हो आप, रावण मत जलाओ करके ये बात अपने यहाँ कितनी फैल रही है ना? ठीक है, किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान नहीं करना चाहिए। उस समय तो हम थे नहीं राम और रावण के युग में। अब कोई कहता है राम काल्पनिक है, हमारे को हम पढ़ते हैं तो सबरी माता हमारी भिलनी उसको अपने जूठे चट के उसको खिलाई राम को। तो ये रामायण इतनी बड़ी लिखी गई है तो इसके ऊपर कोई ये नहीं है, लेकिन वो लोगों ने गलत फहमी डाल करके इस प्रकार से ये किया था। लोगों को हमने बताया, हमारे एरिया के लोगों ने विरोध नहीं किया मेरा, वो बाहर के लोगों ने फैलाए थे लोग। आज इस पत्रकार परिषद के माध्यम से विधानसभा के लोगों को आप क्या ऐलान और क्या आह्वान करना चाहोगे? अंतिम सवाल। उनका ऐलान और आह्वान, मैं तो एक ऐसा ही ऐलान करना चाहूँगा, जिस प्रकार से यहाँ पर जितनी भी योजनाएं, सरकार की योजनाएं बहुत सारी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती। कहीं ना कहीं आपके साथ में कोई पदाधिकारी बैठता है क्या? आप लोग तीसरा नेत्र चौथा स्तंभ कहते हैं, अपने से नहीं मालूम तो आपके साथ में बैठ करके यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आपके साथ में बैठ करके हमारे को पूछने में हम छोटे नहीं हो जाएंगे। यदि आमदार भी हुआ, खासदार भी हुआ, मंत्री भी हुआ तो आपके पूछ करके कोई छोटा नहीं होता। दूसरे विभाग का और कोई जिस इसका काम है उसको करने में अपने को कोई ये नहीं है, समझ गए कि नहीं? और सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी और लोक प्रतिनिधि, ये विकास के दो पहिए हैं। इनमें दो में जब तक के तालमेल नहीं रहेगा तब तक कि विकास नहीं होगा। तो मैं आज के अवसर पर पब्लिक से यही आह्वान करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं चुन के आने के बाद में आपके जो भी काम होंगे आपके सहमति से उन कामों को करूँगा।